एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में। और ये आपका सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 23। और आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को फिनिश करेंगे, ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके पहले क्या पढ़ा था? हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था एबनॉर्मल सॉल्यूशन के बारे में। और एबनॉर्मल सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में देखने के बाद हम लोगों ने एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को भी एक्सप्लेन किया। साथ साथ मैंने बताया कि अगर आपका नॉर्मल सॉल्यूशन होता है तब आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, और जब एबनॉर्मल सॉल्यूशन होता है तब आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था एक टर्म वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, बस सिंपली बताया था, उसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं कि जब आपका नॉर्मल सॉल्यूशन रहेगा तो उसमें वांट ऑफ फैक्टर इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन जब आपका एबनॉर्मल सॉल्यूशन होगा तो वहां आपका वांट ऑफ फैक्टर यानी कि आई इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, मतलब वांट ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है नॉर्मल सॉल्यूशन में, तब आपका एबनॉर्मल सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आता है। यहां तक तो आप लोगों ने देख लिया। मैंने आपको वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है ये भी बताया। डिसोसिएशन के केस में, एसोसिएशन के केस में हम लोग वांट ऑफ फैक्टर को कैसे डील करते हैं, ये सारा कुछ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कराया। हालांकि मैंने कोई न्यूमेरिकल नहीं कराया था उसमें, सारा न्यूमेरिकल यहां देखेंगे। उसके पहले ठीक है, यहां पर एक नया टर्म आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, आपको मन में आ रहा होगा कि सर वांट ऑफ फैक्टर तो हम लोगों ने पढ़ लिया, हम लोग ये भी देख लिए कि एबनॉर्मल सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो अब हम लोग उसका न्यूमेरिकल बनाते हैं, है ना? तो ठीक है, आप वो उसका न्यूमेरिकल बनाएंगे, लेकिन उससे भी पहले एक टर्म और होता है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। और समझ लीजिए, तो ये आपका लास्ट थ्योरेटिकल टॉपिक है, उसके बाद आपका सिर्फ न्यूमेरिकल होगा जो कि इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलती है और अच्छा करने के लिए हम लोग जितने भी होते हैं वो ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहले देखते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन होता क्या है और ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। सवाल ये आता है कि हम लोग अब क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वांट ऑफ फैक्टर तो हम लोग पढ़ लिए, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन क्यों इंट्रोड्यूस हुआ ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है। ये पढ़ने के बाद मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, शुरुआत में आपको थोड़ा सा लेंदी लगेगा कि ये क्या है, डेरिवेशन है, इसमें क्या है, ये क्यों कर रहे हैं, समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब मैं न्यूमेरिकल पे उठा लूंगा पार्ट को, तब आपको लगेगा हाँ अब समझ में आ गया सर कि ये क्या है। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है। देखिए, फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोइंग डिसोसिएशन। ठीक है, जैसे देखिए NaCl को जब हम लोग पानी में डाले थे तो Na+ और Cl- में टूट गया था। ठीक है, क्लियर? जब NaCl को पानी में डाले थे तो पूरी आयन में टूट गया था और इसका वांट ऑफ फैक्टर हम लोगों ने कितना लिया था? 2 लिया था। याद कीजिए, Na+Cl- 2 मोल है, पहले कितना था? 1, तो 2/1 2 हो गया। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। लेकिन इसका जो वांट ऑफ फैक्टर है ये 2 है, एक शर्त पर। शर्त यह है कि जब आपने NaCl को डाला, 1 मोल डाला और उसका 1 मोल पूरा आयन में टूट गया, तब उसका वांट ऑफ फैक्टर 2 है। वांट ऑफ फैक्टर 2 कब है? जब वो 100% डिसोसिएट किया, मतलब 1 मोल में पूरा का पूरा 1 मोल आयन में टूट गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता क्या है? प्रैक्टिकली ये होता है कि जनरली ऐसा होता है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को जब आप पानी में डालिएगा तो वो 100% डिसोसिएट नहीं करता है, उसका कुछ ही पार्ट डिसोसिएट करता है। जैसे आपने 1 मोल डाला, उस 1 मोल में 0.9 मोल ही डिसोसिएट किया, या 0.8 मोल ही डिसोसिएट किया, या 0.95 मोल ही डिसोसिएट किया। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप जितना मोल को पानी में डालेंगे वो पूरी आयनाइज हो जाए। और अगर पूरी डिसोसिएट नहीं करेगा तो क्या वांट ऑफ फैक्टर 2 होगा? नहीं, वांट ऑफ फैक्टर 2 तभी होगा जब वो 100% डिसोसिएट किए। ठीक है, तो सवाल आता होगा आपके मन में कि सर आपका 90%, 80%, 60% डिसोसिएट कर गया, तब आपका वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा? ठीक है, यही चीज को मैं आप यहां पे समझा रहा हूं। देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है कि जब हम लोग 1 मोल कोई भी कंपाउंड को डालेंगे, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को डालेंगे, तो उसका कितना फ्रैक्शन, कितना पार्ट आयन में डिसोसिएट किया है, उसे ही कहा जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब डिसोसिएशन का डिग्री, डिसोसिएशन का औकात बताएगा आपको, डिसोसिएशन कितना हो रहा है ये बताएगा। 1 मोल डाला, उस 1 मोल में कितना % डिसोसिएट किया है उसे ही। परसेंट बोलिए या फ्रैक्शन बोलिए। परसेंट बोलिएगा तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, परसेंट नहीं बोलिएगा तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। कितना फ्रैक्शन पार्ट आयन में डिसोसिएट किया है उसे ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहा जाएगा, और इसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, फ्रैक्शन का मतलब कितना अंश इलेक्ट्रोलाइट का जो कि क्या हुआ है, डिसोसिएट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। टोटल नंबर ऑफ मोल्स को नीचे रख दिया और जितना डिसोसिएट किया वो कहां चला गया? ऊपर। ठीक है, जैसे अब मैं आपको परसेंटेज के टर्म में बताता हूं। अगर कोई बोल रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका 90% है, कितना परसेंट? 90%। 90% का मतलब 90/100। इससे आप क्या ले सकते हैं? 9/10, या ऐसे लिख सकते हैं 0.9/1। इसका मतलब क्या है? 90% या 0.9/1। 90% हो गया परसेंट और 0.9 मतलब हो गया इसका
फ्रैक्शन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 1 मोल है, देखिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स कहाँ लिखाता है, नीचे, तो अगर आपके पास 1 मोल है इलेक्ट्रोलाइट का तो उसका 0.9 मोल ही डिसोसिएट किया है, ठीक है। 1 मोल में कितना डिसोसिएट किया, 0.9। अब अगर यहाँ 80% रहेगा तो यहाँ 1 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 0.8, यहाँ 70% होगा तो यहाँ 1 मोल होगा, ये कितना हो जाएगा 0.7। समझ में आया आपको, 1 मोल नीचे है, 0.9 ऊपर है, ठीक है। ये हो गया आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आपको समझ में आ गया होगा डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया कि सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है, कि हम लोग 1 मोल में कितना आयन में टूट गया, ठीक है। लेकिन वांटो फैक्टर फिर क्या होगा, वांटो फैक्टर तो अब 2 होगा नहीं, NaCl का मैं अगर बात करूं तो क्या वांटो फैक्टर NaCl का 2 होगा, नहीं। 2 कब होगा, जब वो 100% डिसोसिएट किया। 80%, 70%, 90% कुछ और अगर रहता है डिसोसिएशन, तब वांटो फैक्टर क्या होता है। तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला डिराइव किया है। देखिए इसका डेरिवेशन आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो चाहे वो झारखंड बोर्ड है, इसका डेरिवेशन नहीं आता है। सिर्फ इसका ये जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि अगर मैंने डायरेक्ट लिख दिया तो आपको लगेगा भी, मन में आएगा, बार बार आएगा कि आपने डायरेक्ट कहां से लिख दिया, इसलिए मैंने डिराइव कर दिया है। लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ये रिजल्ट और इधर से ये रिजल्ट, ठीक है। देखिए फिर भी मैं आपको थोड़ा डिराइव करके दिखा देता हूं। देखिए अल्फा और आई का रिलेशन क्या है, किस केस में, डिसोसिएशन के केस में, ठीक है। अगर डिसोसिएशन कर गया तब आपका अल्फा और आई का रिलेशन क्या है, ठीक है। आई अब वो नहीं रहेगा, आई पहले वाला नहीं रहेगा जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा, आई अब वो चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब 100% डिसोसिएट नहीं कर रहा है, ठीक है। देखिए मैं पहले जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया AN इक्वल टू Na, ठीक है। ये AN मतलब था, जैसे आप समझ सकते हैं, एग्जांपल दीजिए NaCl, ये AN हो गया आपका, ठीक है। और Na का मतलब Na++ Cl-, ठीक है। यहाँ जितना नीचे रहता है उतना ही ना आगे आता है, ठीक है। जैसे मान लिया आप जब देखते होंगे, अगर यहाँ पे 1 रहता है तब यहाँ 1 आगे में आता है, यहाँ 2 रहता है तो यहाँ 2 आता है, तो ये AN जितना है उतना यहाँ आगे आएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, ठीक है। इनिशियल मान लिया मैंने, यहाँ पर इनिशियल मोल कितना है 1, और ये इनिशियल कितना होगा 0, क्योंकि जब रिएक्शन चालू ही नहीं हुआ होगा तो उसका इनिशियल मोल कितना होगा 0। मैं समझा रहा हूं उसे, ठीक है। इनिशियल इसका कितना था 1, इसका इनिशियल कितना 0। डिसोसिएटेड, ये कितना डिसोसिएट किया, तो इसका मान लिया कि अल्फा डिसोसिएट किया। कितना डिसोसिएट किया, अल्फा। अल्फा ये डिसोसिएट किया, अगर ये अल्फा डिसोसिएट किया तो बना कितना, तो n अल्फा बना, ठीक है, क्योंकि यहाँ n से मल्टीप्लाई है, n अल्फा बना। मतलब ये डिसोसिएट किया अल्फा, तो ये n अल्फा मतलब इधर से ये बना है, क्योंकि ये खत्म होता है तभी तो ये बनता है। रिएक्टेंट खत्म होगा तो रिएक्टेंट ही ना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो अल्फा से डिसोसिएट किया तो ये n अल्फा बना, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इक्विलिब्रियम पर इसका कितना है, इक्विलिब्रियम पे वैल्यू कितना है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम वैल्यू जब भी निकालते हैं तो इधर वाले पार्ट को माइनस करते हैं, इधर वाला पार्ट को प्लस करते हैं। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट घटते जाता है रिएक्शन के दौरान और प्रोडक्ट क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो ये इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा 1 - अल्फा, और यहाँ ये इक्विलिब्रियम पे कितना हो जाएगा n अल्फा + 0 = n अल्फा। ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलिए अब आपको मैं बताता हूं कि अगर मैं ये पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएशन के बाद कितना हुआ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो आप क्या करेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जोड़ देंगे, यानी कि 1 - अल्फा + n अल्फा। और डिसोसिएशन के पहले टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना था, तो 1 + 0 1 था। डिसोसिएशन के पहले तो यही ना था, ये तो आपका 0 था, जो था यही था। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन कितना था 1, और आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया 1 - अल्फा + n अल्फा, ठीक है। तब अब आई बताता हूं, आई क्या होता था, आई का फॉर्मूला क्या था, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बाद टोटल नंबर ऑफ मोल्स और डिसोसिएशन के पहले जो नंबर ऑफ मोल्स है, इसका रेशियो को हम लोग वांटो फैक्टर बोलते थे। तो डिसोसिएशन के बाद कितना हो गया 1 - अल्फा + n अल्फा, पहले कितना था 1, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, i × 1 i हो गया, 1 - अल्फा, यहाँ माइनस अल्फा मैंने कॉमन ले लिया है, ये हो गया 1 - n, ठीक है। अब क्या है कि इस 1 को मैं इधर लेके आ गया, तो i - 1 = -अल्फा 1 - n। अब क्या है कि i - 1 तो अभी भी है, अल्फा यहाँ माइनस मैंने हटा दिया। कैसे हटाया, जब यहाँ माइनस हटेगा तो ये पलट जाएगा आपका, तो n - 1, देयरफॉर अल्फा = i - 1/n - 1। ये हो गया आपका रिलेशन, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये n क्या है, n का मतलब कितना आयंस बना है। जैसे यहाँ पर अगर NaCl का बात करेंगे तो NaCl में कितना आयंस बना, 1 और 1 2, तो ये n का वैल्यू हो गया इसके लिए 2, ठीक है। जिसे आप पहले वांटो फैक्टर बोलते थे, अब वो क्या हो गया है n, और अल्फा जितना परसेंट रहा 70 80 90 वो यहाँ पुट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा i। खैर मैं इसके क्वेश्चन पे आऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ कि ये रिजल्ट आपका बहुत VBI है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट, ये प्रोसेस नहीं, ये सब आप नहीं भी जानेंगे काम चल जाएगा, सिर्फ ये रिजल्ट। इस पूरे बोर्ड में ये जो 2 बॉक्स में लिखा हुआ है फॉर्मूला, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये 2 चीज
इंपॉर्टेंट है, और इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग डिग्री ऑफ एसोसिएशन। जिन्होंने डिग्री ऑफ एसोसिएशन समझ लिया उसके लिए एसोसिएशन भी कोई बात नहीं है, आराम से आप समझ सकते हैं। एसोसिएशन का मतलब जैसे आप देखते थे कि CH3COOH का 2 मोल को जोड़ते थे तो CH3COOH का होल 2 बनता था। ठीक है, तो ये 2 मोल को जोड़े, ठीक है, तो 1 मोल बना, ये आपको पता है। एसोसिएशन का डिग्री भी वही होता है कि कितना परसेंटेज पार्ट या कितना फ्रैक्शन एसोसिएट किया है। ठीक है, टोटल नहीं, कितना फ्रैक्शन जो है एसोसिएट किया। पहले हम लोग जब आई निकालते थे CH3COOH का तो 1/2 आता था। ठीक है, लेकिन वो एक शर्त पे था, जब वो 100% एसोसिएट किया हो। अगर उसका भी परसेंटेज 100 एसोसिएट ना किया हुआ हो तो तब जो, अगर 100% नहीं किया हुआ, मान लीजिए 70% हुआ हो, 80% हुआ हो, उसे ही कहा जाएगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन। सब कुछ वही है, बस जहां डिसोसिएशन का बात करेंगे उसके जगह क्या हो जाएगा, एसोसिएशन। फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोइंग एसोसिएशन। ठीक है, अल्फा भी वही होगा, इसे भी अल्फा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। खास बात ये है, नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रोलाइट एसोसिएटेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सब कुछ वही है। इफ अल्फा इक्वल टू 90% यानी कि 0.9/1 मींस आउट ऑफ 1 मोल, इसका मतलब 1 मोल में 0.9% मोल ही जो है वो एसोसिएट किया है। सब कुछ मैंने एग्जांपल भी लिख दिया आपको एकदम क्लियर करने के लिए। ठीक है, मेन ये है आपका अल्फा और आई का रिलेशन। ठीक है, फिर ये रिलेशन आपको प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं बता देता हूं कैसे। देखिए यहां ये जस्ट उल्टा हो गया। देखिए ये AN था और Na बना था, एसोसिएशन में क्या हो जाता है उल्टा, Na से हो गया AN। जैसे आपको पता था क्या होता था, 2CH3COOH से क्या बनता था, CH3COOH का होल 2। ठीक है, तो 2 से 1 में कन्वर्ट हुआ, Na से यहाँ 1 में कन्वर्ट हुआ, ये हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, इनिशियल मान लेंगे इसका कितना था 1, जैसे मैंने यहाँ इनिशियल माना था 1, इसका भी इनिशियल कितना मानेंगे 1, और ये आपका हो गया कितना, शुरू में कितना था, ये जब रिएक्शन चालू ही नहीं हुआ तो कितना होगा ये 0। ठीक है, अब क्या है कि एसोसिएटेड हुआ ये अल्फा। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा बाई एन। ठीक है, आपके मन में आ रहा होगा सर आपने यहाँ एन नहीं किया, ये एन है तो ये आपने एन नहीं किया। मैंने क्या किया, देखिए थोड़ा सा इसको इससे कोरिलेट करने के लिए क्या किया है, अगर मैं यहाँ एन कर देता तो यहाँ पर एन अल्फा होता और यहाँ सिर्फ अल्फा बनता। तो यहाँ एन और यहाँ ना करके मैंने क्या किया, यहाँ 1 और यहाँ दोनों में एन से डिवाइड हो गया। अगर यहाँ एन से डिवाइड हो गया तो जो पहले आपका सिर्फ अल्फा होता, ये क्या हो गया अल्फा बटे एन। समझ में आया आपका, अगर मैं यहाँ n लिखता, ये तो 0 था, ये भी हो जाता है n अल्फा, तो ये होता सिर्फ अल्फा। तो यहाँ n को हटा दिया, इसको इसके मतलब सेम करने के लिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया 1, ये हो गया आपका अल्फा, और n से डिवाइड हो गया तो यहाँ हो गया अल्फा बाई n, एक ही बात पड़ा दोनों। ठीक है, तो 1 0 अल्फा एसोसिएट किया तो अल्फा बटे n हो गया, बटा n क्यों हुआ समझ में आया ना आपको, डिवाइड हुआ है वो। ठीक है, अच्छा इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इधर माइनस होता है तो 1 माइनस अल्फा, और इधर क्या होता है प्लस, अल्फा बाई एन प्लस 0 इक्वल टू अल्फा बाई एन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। ठीक है, तो आई बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन बाई नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन, एसोसिएशन के बाद बटे एसोसिएशन के पहले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, पहले कितना था 1 प्लस 0 1 ही था ना। ठीक है, 1 माइनस अल्फा, देखिए जिसको ये समझ में आ गया उसको ये भी समझ में आ जाएगा, सब कुछ वही है। माइनस अल्फा को कॉमन लिया, 1 माइनस 1 बाई एन क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आई माइनस 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 1 बाई एन, ये माइनस को हटाया, इसको इधर, सब कुछ वही आया। इसके रिलेशन और इसके रिलेशन में सिर्फ एक डिफरेंस है, यहाँ n है और यहाँ क्या है 1 बाई एन, बस यही आपका अंतर है। ठीक है, यहाँ पर क्या था आपका n और यहाँ पर आपका क्या है 1 बाई एन, यही है। तो पूरे प्रोसेस में आपको कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये 2 रिजल्ट याद रखना है, और रिजल्ट को अप्लाई कैसे करते हैं बस इसको आप लिख लीजिए, मैं बताऊंगा कुछ एग्जाम्पल के साथ तब कि रिजल्ट को कैसे अप्लाई करते हैं। वो करने के बाद तब हम लोग फाइनल न्यूमेरिकल करेंगे और आपका खत्म हो जाएगा। मैं हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, अब आपको रियल में समझ में आएगा अल्फा और आई का जो क्या खेल है। ठीक है, क्योंकि मैंने जो डिराइव किया उससे आपको कुछ खास समझ में नहीं आया होगा कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, पहले तो मैंने ये बता देता हूँ, देखिए मैंने कुछ लिखा है क्वेश्चन्स, बहुत इंपॉर्टेंट CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इनमें से कुछ क्वेश्चन तो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आए हैं, जैसे जेई मेन्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो उस जेई मेन्स या फिर नीट के एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। ठीक है, चलिए तो पहले आपको मैं 2 फॉर्मूला को फिर से रिवाइज करा देता हूं। देखिए अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 बाई एन माइनस 1 किस केस का था, डिसोसिएशन के केस का था, और यहाँ n क्या था आपका, नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड। ठीक है, n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ आयंस फॉर्म, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ n का मतलब कुछ और है, यहाँ n का मतलब कुछ और है। ठीक है, n का मतलब कितने आयंस आपके सॉल्यूशन में बने हैं। ठीक है, और यहाँ n का मतलब ये आपका एसोसिएशन का फॉर्मूला है, अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1, सिर्फ याद रखिएगा यहाँ n है, यहाँ क्या होगा 1 बाई एन माइनस 1। यहाँ n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड, कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएट किए हैं, ये आपको
आपको बताता है। जैसे CH3COOH के 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट किए हैं तो आपके यहाँ पे N का वैल्यू इसके लिए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जैसे NaCl को आपने तोड़ा और बनाया Na प्लस और Cl माइनस, तो यहाँ पे इस केस में N का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितने आयंस बने 2, तो N का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो N का मतलब दोनों केस में अलग अलग मीनिंग है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस। मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं, इनमें से मैं देखता हूँ 2 क्वेश्चन तो मैं बना लूंगा, बाकी आपको बनाना है। कुछ क्वेश्चन इसमें से मैं आपको 1-2 क्वेश्चन आपको बनाने दे दूंगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द वांट ऑफ फैक्टर फॉर NaCl इफ इट इज 90% डिसोसिएटेड, ठीक है। देखिए अगर आपसे कोई पूछता कि NaCl का वांट ऑफ फैक्टर बताओ 100% डिसोसिएट किया है, तो आप सिंपली बोलते हैं जैसे आप लोगों ने किया भी था कि I इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितने आयंस बने 2, पहले कितना था 1, 2/1, 2 होता वांट ऑफ फैक्टर, लेकिन कब, जब वो 100% डिसोसिएट करता। लेकिन अब ये कितना परसेंट डिसोसिएट किया है 90%, तो 2 तो वैल्यू नहीं होगा इसका, ठीक है। अब कितना होगा देखिए, सबसे पहले हाँ ये तो पता चल गया कि अल्फा इसका दिया हुआ है 90%, अल्फा कितना दिया हुआ है 90%, या इसे आप 0 पॉइंट या फिर आप इसे 90/100 भी लिख सकते हैं, और इसे आप लिखिएगा 0.9, ये हो गया आपका अल्फा, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया। अब इसका n कितना होगा, क्योंकि वांट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, I निकालने के लिए अल्फा और n पता होना चाहिए। n कितना होगा, तो n का मतलब मैंने क्या बताया, कितने आयंस बने हैं, कितने आयंस बने हैं 2, तो n का वैल्यू हो जाएगा 2, ये हो गया आपका। अब आपको निकालना है I इक्वल टू वॉट, कितना आसान क्वेश्चन है देखिए। तो अल्फा इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये या ये, तो ऊपर वाला, क्योंकि डिसोसिएशन हो रहा है, I-1/n-1, तो अल्फा कितना 0.9 इक्वल टू I-1/2-1, 0.9 इक्वल टू I-1/i, therefore I-1 इक्वल टू 0.9, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो I इक्वल टू ये 1 उधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.9 + 1 यानी कि 1.9 आंसर। कितना सिंपल था, मतलब इसका वांट ऑफ फैक्टर जो होगा वो होगा 1.9, 2 नहीं होगा। 2 कब होता, जब ये 100% डिसोसिएट करता। अब कितना है 90% डिसोसिएट किया है, इसलिए वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा 1.9। अब बताइए आप इस जगह पे 90 की जगह 60, 70, 40 कुछ भी रहे आप निकाल सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अच्छा NaCl की जगह कोई और इलेक्ट्रोलाइट भी रहे तो भी निकाल सकते हैं कि नहीं, हाँ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी NaCl की जगह पे Na2SO4 ले लीजिए या Al2SO4 होल 3 ले लीजिए, और यहाँ पर परसेंटेज को 60, 70, 80 कुछ भी रख दीजिए, आप कोई भी क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। तो ये आपका हो गया कंप्लीट, कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक। अब क्या है, आपको मैं फर्स्ट के बाद फोर्थ बता रहा हूँ, ठीक है। सेकंड थर्ड थोड़ा अलग टाइप का, मैं फोर्थ बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए फोर्थ और फर्स्ट मिलता जुलता है, बस अंतर वहाँ डिसोसिएशन का है और यहाँ एसोसिएशन का है। देखिए यहाँ पर क्या है, इफ द डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज 70%, 4 किसका, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, CH3COOH होल 2 से बन रहा है CH3COOH से बन रहा है CH3COOH होल 2, यहाँ पर आपका 2 है, ठीक है। साफ पता चल रहा है यहाँ एसोसिएशन हो रहा है, और यहाँ लिख भी दिया है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन दिया हुआ है 70%, यानी कि 0.7, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है वांट ऑफ फैक्टर, सेम टाइप का क्वेश्चन है या नहीं, बस वहाँ डिसोसिएशन था, यहाँ क्या है एसोसिएशन। अच्छा n कितना होगा इसका, n कितना होगा, ध्यान रखिएगा। n का मतलब यहाँ क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड, कितने मोल्स एसोसिएट किए हैं 2, तो n का वैल्यू हो जाएगा इसका 2, ठीक है। चलिए अब फॉर्मूला लगेगा ये वाला, ठीक। तो अल्फा इक्वल टू I-1 1/n-1, समझ में आया, देखिए कैसे निकलेगा। ये हो गया आपका 0.7 इक्वल टू I-1, ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। 1/n का मतलब हो जाएगा 1/2-1, ठीक है। तो 0.7 इक्वल टू I-1 हाफ माइनस 1 यानी कि -1/2, ये हो गया आपका। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 0.7/2 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई किया मैंने तो I-1। अब देखिए क्या होगा, ये 0.7/2 कितना होगा 0.35 होगा ना, 7/2 यानी कि 0.35 आपका इक्वल टू I-1, देयरफॉर I इक्वल टू 1 इधर चल जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 1 - 0.35, देयरफॉर I इक्वल टू 0.65 आंसर, ठीक है। क्लियर, तो ये हो गया आपका वांट ऑफ फैक्टर। अगर ये कितना परसेंट एसोसिएट किया है 70%, अब ये 70 की जगह 60 रहे, 65 रहे, कुछ भी रहे, आप पैटर्न समझिए कि आप कोई भी रहेगा आप बता सकते हैं कि नहीं। अब आप यहाँ CH3COOH की जगह कोई दूसरा मॉलिक्यूल दे दिया जिसका 4 मोल जुड़ रहा हो तो भी तो आप बता दीजिएगा, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो आप कोई भी वेरिएशन का क्वेश्चन देखिए आपका बन जाएगा। तो आपने एक डिसोसिएशन का देख लिया क्वेश्चन और एक देख लिया एसोसिएशन का, कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए ये दोनों हो गया। अब मैं आपको एक थोड़ा अलग पैटर्न का क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। आप आराम से नोट कीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, और लेकिन आसान है बट ये कॉम्पिटिटिव में एग्जामिनेशन में पूछता है, बताइए, ठीक है। समझने पर आपको सब क्वेश्चन आसान लगेंगे, नहीं समझने पर आपको सब टफ लगेगा, ठीक है। चलिए
सेकंड थर्ड एक जैसा है, ठीक है। यह थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, मैं आपको ये भी बता देता हूं। देखिए इसको अलग क्या है, बस यहां वांट ऑफ फैक्टर आपको इसके पहले जो है वांट ऑफ फैक्टर आपको निकालना होता था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देता था, यहां जस्ट उल्टा है, बस यही अंतर है। पहला क्वेश्चन है द वांट ऑफ फैक्टर फॉर 0.1 MAl2SO4 होल 3 Al2SO4 होल 3, इसका वांट ऑफ फैक्टर दिया हुआ है 4.20, ठीक है। पहले ये देखते हैं कि Al2SO4 होल 3 टूटता कैसे, तो कैसे टूटता है मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। Al2 है तो क्या हो जाएगा 2Al प्लस SO4 कितना है 3, तो क्या हो जाएगा 3SO4, चार्ज उल्टा, 3 इसका चार्ज 3 प्लस और 2 इसका चार्ज 2 माइनस, ये हो गया इसका I का वैल्यू देखिए। अब आप बोलिएगा I कितना है सर 3 2 5, नहीं ये 3 2 5 कब होता, जब ये 100% होता, ठीक है। तो 100% नहीं है, इसका I तो दे दिया आपको 4.20, ठीक है। और n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू होगा 3 और 2 5, कितने आयंस बने हैं, तो n का वैल्यू हो गया 5, तो अल्फा आपसे पूछ रहा है। जस्ट उल्टा क्वेश्चन हुआ कि नहीं। और यहाँ पर कंसंट्रेशन दिया हुआ 0.1 है, कंसंट्रेशन का यहाँ कोई काम नहीं है, इसलिए कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट कीजिए, ठीक है। तो अल्फा पूछ रहा है, तो अल्फा इक्वल टू I - 1 बाई n - 1, तो अल्फा इक्वल टू I कितना 4.20 माइनस 1 बाई 5 - 1, तो 4.20 माइनस 1 कितना हो गया 3.20 बाई 4, ठीक है। तो आप इसे काट सकते हैं या आप 3.2 ही रहने दीजिए, इसको काटिएगा कितना हो जाएगा आपका 8, यानी कि 0.8, ये हो गया अल्फा इक्वल टू 0.8। अगर आप इसे इतना ही छोड़ सकते हैं, अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.8 इंटू 100 कर दीजिएगा, तो यह हो जाएगा आपका 80%, ठीक है। आप 0.8 भी रख सकते हैं या 80% बोल सकते हैं, बात एक ही हुआ। समझ में आया आपको, कितना आसान क्वेश्चन था। देखिए सब कुछ वही था, बस इस केस में क्या हो गया, क्या चेंजेस आया, तो इस केस में चेंजेस ये आया कि आपका आई दिया हुआ था, अल्फा पूछ रहा था, ठीक है। तो मेरा काम ये था कि मैं इस फॉर्मूला को आपको बार बार यूज कराऊं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा डिसोसिएशन में n और एसोसिएशन 1/n, तो आप अप्लाई करने में सीख गए होंगे। देखिए अब आपको अच्छा लग रहा होगा, पहले आपने जो फॉर्मूला डिराइव किया आपको लेंदी लगा होगा, लेकिन फॉर्मूला डिराइव नहीं करना है आपको, मेन आपको ये रिजल्ट याद रखना है और रिजल्ट को अप्लाई कैसे करते हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो ये भी हो गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 अपने से बनाना है, ठीक है। ये मैं आपको खुद से बनाने के लिए दे रहा हूं क्योंकि मैं सब क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, कुछ अपने भी बना लीजिए। पहले इसको आप नोट कीजिए और थर्ड नंबर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। इसके बाद मैं फाइनल न्यूमेरिकल बताऊंगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसे आप। अब हम लोग आते हैं फाइनल न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो अब कौन सा न्यूमेरिकल आपका बच गया है, ठीक है। तो देखिए आपका क्या बचा है, लास्ट है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप लोगों ने देखा 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, एबनॉर्मल हो जाता था तो सब कुछ वही होता था, क्योंकि नॉर्मल तो मैंने आपको बहुत पहले बताया था, उसमें सिर्फ आई से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये बात आपको पता चल गया। मतलब जो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने 4 पढ़ा था, पहला आपका रिलेटिव लोअरिंग, दूसरा है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, सब कुछ वही है, ठीक है। बस क्या मल्टीप्लाई हो गया है, आई एबनॉर्मल। और आई कैसे निकलता है आपको पता है, ठीक है। आई कैसे निकलता है, तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है। ये आई आपका ऐसे निकलता है, लेकिन आई तब आपको ऐसे निकालना है जब वो इलेक्ट्रोलाइट या वो सॉल्यूट 100% डिसोसिएट या एसोसिएट करे, ठीक है। लेकिन अगर वो 100% एसोसिएट डिसोसिएट नहीं करता है, अगर आपका 80% 90% करता है, तो आपको अल्फा, समझिए अल्फा दिया हुआ है, और अल्फा से आपको आई कैसे निकलता है ये मैंने आपको जस्ट अभी बताया, ये तो फॉर्मूला से, ठीक है। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला को आप एक जगह जरूर लिख लीजिए क्योंकि फॉर्मूला आपको बहुत काम आने वाला है अभी, ठीक है। मैं आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, एनसीईआरटी में इस पर लगभग 5 या 6 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो मैं आपको 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको बनाना होगा, और आप देखिएगा अप्रोच देखिएगा। देखिए सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं स्टार्टिंग से। देखिए अगर आपके एग्जाम में, देखिए अभी तो आपको पता है कि आपका एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो क्वेश्चन भी आपका एबनॉर्मल वाला ही होगा, मतलब सॉल्यूट का या तो डिसोसिएशन होगा या तो एसोसिएशन होगा। लेकिन जब एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें थोड़ी बताया जाता है कि आपका नॉर्मल है या एबनॉर्मल। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में दिया हुआ है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, तो पहले यह पहचानिए कि उसमें सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अगर सॉल्यूट आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तब तो समझ लीजिए कि आपका नॉर्मल सॉल्यूशन है, और नॉर्मल सॉल्यूशन में आई का नामो निशान नहीं होगा, और जब आई नहीं होगा तो अल्फा भी नहीं होगा, ठीक है। जो आप लोगों ने इतना दिन तक किया था, ठीक है, नॉर्मल रहा तब, मतलब आपका सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहा, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, जो आयन में ना टूटे, ग्लूकोज, सुक्रोज, इथाइलिन ग्लाइकॉल, यूरिया, ये सब रहा तब तो आपका एकदम बहुत बढ़िया है, क्योंकि आई का सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन अगर आपका सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तब आपको आई आ जाएगा, ठीक है। उसमें भी आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो 100% डिसोसिएट है, कंप्लीटली डिसोसिएट है या नहीं। अगर कंप्लीटली है तब तो आई आप नॉर्मल तरीके से निकालिएगा। अगर वो 100% डिसोसिएट नहीं किया है तब आपको अल्फा के हेल्प से
पहले क्या निकालना पड़ेगा, आई, और आई आ जाए तब उसमें पुट करके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको लग रहा हो कि आपका काम बढ़ गया। ठीक है, तो एबनॉर्मल में थोड़ा काम बढ़ जाता है, नॉर्मल में आपका काम उतना नहीं होता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 41 क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी में 41 क्वेश्चन है सॉल्यूशन चैप्टर में, जो लास्ट क्वेश्चन है आपका वो मैं आपको पहले बता रहा हूं। ठीक है, यानी कि 41 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का वो। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4 इन 2 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, तो WB इसमें दिया हुआ है कितना, 25 मिलीग्राम। तो मिली को हटाइए पहले, क्योंकि मिली हमें मिलनी नहीं चाहिए। 10 का पावर -3 ग्राम हो जाएगा। मिली जब भी हटता है तो -3 हो जाता है 10 का पावर। ये हो गया आपका सॉल्यूट दिया हुआ है। उसके बाद सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपका दिया हुआ है कितना, 2 लीटर। ठीक है, 2 लीटर यानी कि 2000 मिलीलीटर। ये दो चीज़ आपको दिया हुआ है। ठीक है, और सॉल्यूट कौन सा है, तो K2SO4 आपका सॉल्यूट है, तो इसका MB हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, MB निकालना पड़ेगा। इसका क्या होगा, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 होता है, तो 2 × 39 + 32 प्लस ऑक्सीजन का 16, 4 × 16, तो इसको जोड़ दीजिए आप, 78 + 32 + 64 कितना हो जाएगा, देखिए तो 8 2 10, 10 और 4 14, बाकी हाथ 1 6 1 7 7 3 10 17, 174 ग्राम पर मोल। ये आपका MB आ गया आपका। ठीक है, इसका आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, एज्यूमिंग दैट इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड। एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग पहले ये देखिएगा कि सॉल्यूट कौन सा है, तो सॉल्यूट इसका K2SO4 है। ये इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट, कॉमन सी बात है, आयन में टूट रहा है, आयन में टूटेगा, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट है। और अगर ये इलेक्ट्रोलाइट है तो आपका कौन सा सोल्यूशन है, एबनॉर्मल सोल्यूशन। तब ये सब फॉर्मूला लगेगा, मतलब आई का बात आएगा। ठीक है, और देखिए इस क्वेश्चन में एक क्लू जरूर दे देता है आपको। अब देखिए आप बोलिएगा सर हम लोग सॉल्यूट पहचानना पड़ेगा ना कि इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो देखिए न्यूमेरिकल जब भी देगा ना तो कॉमन सेंस की बात है, आपको कुछ ना कुछ वो डिसोसिएटेड या एसोसिएटेड करके आपको क्वेश्चन में हिंट दे देता है। तो क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड, तो जहां डिसोसिएटेड आ गया आप समझ गए कि नॉर्मल सॉल्यूशन तो नहीं है, ये कौन सा सॉल्यूशन है, एबनॉर्मल। ठीक है, ठीक है, तो एबनॉर्मल। तो K2SO4 को तोड़िए पहले आप, तो क्या टूटेगा, K2 है तो क्या हो जाएगा 2K प्लस SO4 एक है आपको, SO4 नहीं है। ठीक है, तो 1 SO4 और 4 उल्टा +1 और 2 माइनस। ठीक है, अब यहां पर बोलता है कि ये कंप्लीटली डिसोसिएटेड है। ठीक है, अगर आपका ये कंप्लीटली डिसोसिएटेड है तो आप I डायरेक्ट निकालिएगा। ठीक है, I कैसे निकलता है, तो I कितना हो जाएगा, 2 और 1 3/1 यानी कि 3। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला तब लगेगा जब आपका कंप्लीटली डिसोसिएटेड या 100% डिसोसिएटेड, एक ही बात पड़ा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कब लगेगा, कंप्लीटली डिसोसिएटेड के केस में, समझ में आया। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ना भी दिया रहता, अगर बोलेगा सर अगर नहीं लिखा रहता कंप्लीटली डिसोसिएटेड, तब क्या करते, तब आप इसको कंप्लीटली डिसोसिएटेड करके ही मानिएगा। हाँ, अगर आपका 60% 70% बोल देता, तब पहले अल्फा के फल से क्या निकालते I, तब फॉर्मूला पर पुट करते, तो I भी पता चल गया इसका। उसके बाद यहाँ पे आपको निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ऑस्मोटिक टेम्परेचर दिया हुआ है आपका कितना, एज्यूमिंग टेम्परेचर दिया हुआ 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 + 273 तो हो जाएगा 5 3 8 298 केल्विन। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहा है, यानी कि ये, तो इसके लिए देखिए जो चीज़ चाहिए, WB चाहिए मिल गया, MB चाहिए मिल गया, VML चाहिए मिल गया, T मिल गया, I मिल गया, सिर्फ क्या पता होना चाहिए R। तो R का वैल्यू आपको पता है, आपको जो रखना रखिए 0.0821, ये सबसे पॉपुलर है। आपको क्वेश्चन में ये नहीं ना कहा कि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर बार में चाहिए कि पास्कल में चाहिए। ठीक है, तो आपको यही रखना है। तो पाई बराबर वॉट, तो पाई का फॉर्मूला, पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, I × WB × 1000 बाई MB × VML × R × T। एक तरह से समझ लीजिए कि आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिवीजन भी हो रहा है। I कितना हो गया आपका 3 × WB कितना 25 × 10⁻³ × ये आकर 10⁻³ हो गया। ठीक है, MB कितना, MB आपका 174 है, और VML कितना है 2000 R है 0.0821 और 298। तो ये तो आपका कट गया। ठीक है, और इसके बाद आपको जो काटना काट दीजिए, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। इसका डायरेक्ट आंसर मैं लिख रहा हूँ 5.27 × 10⁻³ ATM आंसर। ATM क्यों हुआ, क्योंकि जो R का मैंने यूनिट यूज़ किया है इसमें ATM, इसलिए क्या चीज़ में आएगा, ATM में आएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, NCERT का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 41 था एक्सरसाइज का, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कंप्लीटली डिसोसिएटेड से रिलेटेड था। ठीक, चलिए अब मैं आपका सेकंड क्वेश्चन देखता हूँ। ठीक है, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन देखा जाए ना तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और उसी से रिलेटेड एनसीईआरटी में सिर्फ एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया हुआ है। ठीक है,
वो आपको बनाना होगा। सेकंड थर्ड आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोनों, ठीक है, क्योंकि इसमें अल्फा भी आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या देखिए, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, WB, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलता है लिखते जाइए। स्टेप मार्किंग तो मिल जाएगा एग्जाम में, अगर नहीं भी बना पाए तो स्टेप मार्किंग मिल जाएगा। 2 ग्राम ये दिया हुआ है, 25 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, यानी कि WA दे दिया है 25 ग्राम। अच्छा, W ये तो हो गया, इसका MB भी निकाल सकते हैं हम लोग। बेंजोइक एसिड बोल रहा है, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H5COOH, तो कितना हो जाएगा 12 होता है एटॉमिक मास, 12 गुना 6 72 प्लस 5 गुना 1 5 प्लस फिर हो गया 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, ये हो गया आपका। तो 72 5 2 7 7 2 9 9 6 15 15 6 21 और 1 22, 2 हो गया, तो 7 और 2 9 1 10 1 11 1 12, 122 ग्राम पर मोल, ये हो गया इसका MB। उसके बाद क्या है, सोर्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसका दिया हुआ है, इसका डेल्टा TF आपको दे दिया है, कितना अच्छा से दिया हुआ 1.62 केल्विन ये दिया हुआ है, और KF भी दे दिया है 4.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। पूछ क्या रहा है आपसे, परसेंटेज एसोसिएशन, परसेंटेज एसोसिएशन यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, अल्फा बराबर व्हाट। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, अल्फा पूछ दिया। अब आप सोच रहे हैं कि अल्फा कैसे निकलेगा, देखिए क्या कीजिएगा, आप दिमाग लगाइए। देखिए पहले इतना जो डेटा दिया हुआ है, ये किसका दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है, डेल्टा TF आपको दिया है, KF दिया हुआ है, WB MB W सब दिया हुआ है। यहाँ से पहले क्या निकाल लीजिए, I, ठीक है, और I निकालने के बाद आप क्या निकालिएगा, अल्फा, जो आपने अभी जस्ट किया था थोड़ी देर पहले, I की हेल्प से अल्फा निकाला था ना आपने, तो पहले आपको I निकालना है, फिर वहाँ से क्या निकालना है, अल्फा, ठीक है, कितना आसान है। तो पहले I निकालते हैं हम लोग, तो डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA, ठीक है। अब आप कैसे समझेंगे कि ये आपका एबनॉर्मल का सॉल्यूशन का है, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है एसोसिएशन, तो डिसोसिएशन एसोसिएशन कुछ ना कुछ आपको लिख देगा क्वेश्चन में, तो आपको हिंट हो जाएगा कि ये एबनॉर्मल वाला सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया 1.62 इंटू I इंटू KF, 4.9 इंटू WB 2 गुना 1000 बाई MB 122 गुना WA 25, ये हो गया। तो यहाँ से आप I निकाल लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका I आएगा आपका 0.504, ठीक है, इसका I यही आएगा, ठीक। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता कैलकुलेशन में, ये आपका आएगा, ये हो गया I। अब आपको निकालना क्या है, अल्फा, ठीक है। तो अल्फा के लिए आपको I तो मिल गया, लेकिन N भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ बेंजोइक एसिड, तो C6H5COOH। देखिए आपने CH3COOH पढ़ा था, बस CH3 की जगह क्या हो गया, C6H5, तो आपको पता है कि C6H5 क्या होगा, एसोसिएशन होगा, यहाँ साफ लिखा हुआ एसोसिएशन, यहाँ भी इसका मॉलिक्यूल जुड़ेगा। ये कितना मॉलिक्यूल जुड़ेगा, अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये कैसे पता चलेगा कितना मॉलिक्यूल जुड़ेगा, तो देखिए CH3COOH से मिलता जुलता है ना, ये लास्ट में COOH है ना, तो जितना CH3COOH में मॉलिक्यूल जुड़ता था उतना ही यहाँ भी जुड़ेगा, यानी ये भी 2 मॉलिक्यूल ही जुड़ेगा, मतलब ये डाइमर बनाएगा। क्या बनाएगा, डाइमर। यहाँ 2 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका C6H5COOH का होल 2, ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया। अब आप यहाँ से क्या निकालिएगा, यहाँ से आपको निकालना N, तो N कितना हो गया इसका 2, जैसे N 2 हो गया और आप निकाल सकते हैं क्या, अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, I माइनस 1 बाई N माइनस 1, ठीक है। तो अल्फा आपको निकालना है, I कितना है आपका 0.504, तो 0.504 माइनस 1 बाई, ये हो गया आपका 2 हाफ, 1 बाई 2 माइनस 1, तो ये कितना हो गया, माइनस में आएगा ना 0. ये कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6 हो गया, 9 और 9 में से 5 ये होगा, और ये हो जाएगा माइनस 0.5 होगा ना, हाफ में से 1 गया तो माइनस हाफ, यानी कि माइनस 0.5, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। अब आप इसे जोड़ लीजिएगा, ठीक है, हाँ, ये आपका आंसर आएगा 0.992 आएगा, कितना आएगा 0.992। अगर आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं आप, क्या आएगा 99.2%, कितना आएगा 99.2%, इसका हो गया परसेंटेज एसोसिएशन, ये हो गया आपका, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन था, ये भी देखिए, इसमें भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, ठीक है। इसमें थोड़ा कंसेप्चुअल बात यह है कि आपको पहले I निकालना पड़ा और I की हेल्प से आपने अल्फा निकाल लिया, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। और इसके लास्ट वाला क्वेश्चन तो खैर सुपर्ब क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी का मेरे हिसाब से सॉल्यूशन चैप्टर का सबसे टफ क्वेश्चन है वो, ठीक है। लेंदी है, बड़ा है, टफ क्वेश्चन। अगर उस क्वेश्चन को किसी ने बना लिया समझ लिए पूरे सॉल्यूशन चैप्टर का उसको अच्छा से नॉलेज हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आया कि नहीं आपको, ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए वो हो गया, लास्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन चैप्टर का, ठीक है। और उसी से रिलेटेड आपका मैं होमवर्क भी दूंगा आपको लास्ट में,
ठीक है, चलिए देखिए, चलो बस लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वो भी आपका एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, 0.6 मिलीलीटर ऑफ एसिटिक एसिड, पहली बार सॉल्यूशन, ये थर्ड क्वेश्चन है, 0.6 मिलीलीटर दिया हुआ है, यानी कि VB दिया हुआ है। शुरुआत से ही आपको लग गया होगा बाप रे, शुरू में ही WB की जगह क्या दिया हुआ है, VB। ठीक है, CH3COOH हैविंग डेंसिटी, इसका डेंसिटी आपको दिया हुआ है, किसका, CH3COOH का डेंसिटी दिया हुआ है, किसका, CH3COOH का डेंसिटी दिया हुआ है, कितना, 1.06 मिलीलीटर, ये हो गया। ठीक है, वाज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। चलिए पहले देखिए इतना क्या है, ये दोनों दिया हुआ है। अगर देखा जाए ना तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीटली चेक करता है कि आपको सब कुछ आता है कि नहीं। देखिए शुरुआत से ही कॉम्प्लिकेशन है इसमें WB ही नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले आपको WB निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन आप मत शुरू कीजिए, पहले यहां से WB निकालिए। ठीक है, तो WB क्या आएगा इसका, WB इक्वल टू कैसे निकालेंगे, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, यानी कि WB बाई MB। अब मैंने आपको लग रहा होगा WB मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये सब कुछ CH3COOH के बारे में दिया हुआ है, सॉल्यूट के बारे में दिया हुआ है, इसलिए सॉल्यूट का मास, सॉरी MB नहीं होगा, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम ना होता है, VB ये होगा। ठीक है, चलिए तो 1.06 इंटू WB कितना निकालना है और MB कितना, सॉरी VB कितना 0.6, तो WB इक्वल टू 1.06 इंटू 0.6 ग्राम, ये आपका WB है। सोचिए जो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले दे दिया रहता था, आपने जितना क्वेश्चन आपने सॉल्यूशन का बनाया होगा सब में, लेकिन पहली बार आपको WB के लिए भी मेहनत करवाया है। ठीक है, तो WB हो गया। उसके बाद आपको दिया हुआ है कि ये 1 लीटर पानी में है, यानी कि VmL। ठीक है, VmL सॉल्यूशन वाला, ये कितना दिया हुआ है, 1 लीटर पानी। तो 1 लीटर पानी को आप 1 kg पानी भी बोल सकते हैं, क्योंकि पानी का डेंसिटी लगभग कितना होता है, 1 लीटर। आपको लग रहा होगा मैंने लीटर के बदली किलोग्राम क्यों लिख दिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में फ्रीजिंग पॉइंट का बात किया है, और फ्रीजिंग पॉइंट में आपको देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट में आपको VmL का जरूरत नहीं पड़ता है, आपको WA का जरूरत पड़ता है, इसलिए मैंने इसको VmL की जगह आपको लिख दिया 1 kg, यानी कि 1000 ग्राम सॉल्यूशन का दिया हुआ है क्या, वॉल्यूम। ठीक है, चलिए इतना है। उसके बाद है द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है इसका, यानी कि डेल्टा TF आपको दिया हुआ है। डेल्टा TF कितना दिया हुआ है, 0.0205 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एक नया चीज़ है आपके पास, KF दिया हुआ है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, देखिए तो आपको साफ पता चल रहा होगा, पहले तो आपको वांट ऑफ फैक्टर पूछ रहा है और आपको पूछ रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट, आपको लग रहा होगा अल्फा ना, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था। डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको Ka को कहा जाता है। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा ये Ka क्या है। देखिए मैं यहाँ आपको एक नया फॉर्मूला लिख रहा हूँ, हालांकि ये फॉर्मूला आपको क्लास 11 की इक्विलिब्रियम चैप्टर में डिराइव होता है, लेकिन आपको डिराइव बिल्कुल नहीं करना है, आप सिर्फ एक फॉर्मूला जान लीजिए, C∝² ठीक है, जहाँ पे C आपका है कंसंट्रेशन, जो आपका मोलैलिटी हो सकता है, मोलैरिटी हो सकता है, जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, और अल्फा क्या है आपको पता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन। ये आपका नया फॉर्मूला है, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, डिसोसिएशन कांस्टेंट का, डिसोसिएशन कांस्टेंट का। ठीक है, क्लियर, तो एक नया चीज़ इसमें जुड़ गया है। ठीक, चलिए अब आपको इतना चीज़ क्वेश्चन में डेटा अवेलेबल है, तो आई कैसे निकालेगा, तो आई के लिए आपको ये लगाना है, आई के लिए आपको डेल्टा TF पता है, KF पता है, WB पता है, MB आपको नहीं पता है, तो MB हम लोग सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पे कहीं पे, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कहीं MB किस चीज़ का, CH3COOH का, तो 12 + 3 15 प्लस फिर आपका हो गया 12 + 16 16 32 और 1 33, तो 5 2 7 7 3 10 बाकी 1 3 1 4 5 6 60 ग्राम पर मोल, ये हो गया आपका MB। ठीक है, देखिए एक चीज़ प्रॉब्लम यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, सॉल्यूशन का आपको मास नहीं दिया, मास ऑफ वाटर दिया हुआ है, यानी कि आपका ये जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ है, यानी कि आपका VA है। ठीक है, और VA आपका 1 लीटर है, आप इसे आप 1000 जब ग्राम आपने लिख दिया, यही हो गया आपका WA। ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया हुआ था, वाटर का वॉल्यूम दिया हुआ था, तो वाटर का वॉल्यूम 1 लीटर है, तो 1 लीटर पानी या 1 किलोग्राम पानी बराबर होता है, यानी कि आप WA 1000 ग्राम लिख सकते हैं। चलिए ये हो गया। अब आपको निकालना है मोल। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये फॉर्मूला को पुट करके पहले आपको आई निकालना है, तो आई ये यहाँ पर है, तो आप निकालिए डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA। ठीक है, चलिए तो डेल्टा TF आपको दिया हुआ 0.0205
इक्वल टू आई इंटू के एफ। के एफ कितना है 1.86, ठीक है। डब्ल्यू बी कितना, डब्ल्यू बी आपका ये हो गया, डब्ल्यू बी आपका यही है 1.06 इंटू 0.6 इंटू 1000 बाई एम बी कितना 60 और डब्ल्यू ए आपका 1000। तो ये तो आपका कट गया, ठीक है। देखिए तो ये हो गया आपका 0.0205 इक्वल टू आई इंटू 1.86। देखिए ये है आपका मोलैलिटी, ये आपको पता है ना, इसी को मोलैलिटी कहते हैं, ठीक है। इसका काम लगेगा, आपको लग रहा हो कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको आप अलग से निकालिएगा, इसका काम लगेगा, ये मोलैलिटी है आपका, मैं आपको बता रहा हूँ काम कहाँ लगेगा। पहले आप इसको निकालिएगा और ये निकालिएगा तो आपका आएगा मोलैलिटी का आंसर आएगा 0.0106 आएगा, ये इतना मल्टीप्लाई करने के बाद, यही है आपका मोलैलिटी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर। अब आप यहाँ से आई निकालिएगा, ये आपका बाद में काम लगेगा, सिर्फ मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो आई निकालिएगा क्या हो जाएगा 0.0205 बाई 1.86 इंटू 0.0106, इससे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आई आएगा आपको 1.041, ये आएगा आपका आई, ठीक है। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि ये आपका काम लगेगा, ठीक है। देखिए फिर से देखिए, वी बी आपको डब्ल्यू बी की जगह वी बी आपको दिया हुआ था, ठीक, डेंसिटी दिया हुआ था, यहाँ से आप लोगों ने पहले डब्ल्यू बी निकाला, ठीक, भी ए दिया हुआ था, सॉल्यूशन यहाँ नहीं, यहाँ सॉल्वेंट होगा, ये सॉल्वेंट का दिया हुआ है, पानी का मास दिया हुआ था, पानी का वॉल्यूम दिया हुआ था, मैं गलती कर दी यहाँ पे, है ना। तो पानी का वॉल्यूम कहें या फिर पानी का मास कहें, क्योंकि दोनों बराबर होता है पानी के लिए। डेल्टा टी एफ आपको दिया हुआ है, के एफ दिया हुआ, आई निकालना था, निकाल गया, ठीक है। बस यहाँ था कि ध्यान रखिएगा मोलैलिटी इसका 0.0106, ठीक है, इसका काम लगेगा आगे 0.0106, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई आपका निकल गया, आई तो निकल गया, लेकिन आपका टारगेट क्या है, के ए, के ए भी क्वेश्चन में कहा है के, और के ए का फॉर्मूला के लिए सी आपका मोलैलिटी है, ठीक है, और अल्फा क्या है आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा, ठीक है। बिना अल्फा निकाले आप लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते, तो पहले अल्फा निकालते हैं, ठीक है। देखिए मैंने भी कहा आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, टाइम लगता है इस क्वेश्चन में, तो पहले आप अल्फा निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पर CH3 COOH का बात किया है, ठीक है। और एक बात आप लोग नोटिस करेंगे कि आपको लग रहा होगा सर आपने कहा यहाँ पर लिखा हुआ है CH3 COOH और एक वर्ड है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और हम लोग को तो ये पता है कि CH3 COOH का एसोसिएशन होता है। तो देखिए यहाँ पर जब डिसोसिएशन किया है तो आपको भी डिसोसिएशन ही करना पड़ेगा, आप एसोसिएशन गलती से नहीं कर दीजिएगा। तो आपको डिसोसिएशन, ये तो इलेक्ट्रोलाइट ही है, टूटता कैसे है, यहाँ से टूटता है, देखिए। तो कोई जरूरी नहीं है कि CH3 COOH का आपको सिर्फ एसोसिएशन ही हो, डिसोसिएशन भी हो सकता है। अगर डिसोसिएशन हुआ तो ऐसे टूटेगा, क्योंकि आपने एसिटिक एसिड को कई बार आयन में तोड़ा भी होगा। ये हो गया आपका। अब इसका n कितना होगा बताइए, n हो गया आपका इसका 2, और I है आपका पहले से पता है कितना 1.041, तो अल्फा निकालना, तो अल्फा इक्वल टू I-1, ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, ये नहीं लगा दीजिए गलती से, n-1, तो I कितना 1.04 - 1/2 - 1 यानी कि 1, तो 1.04 में से एक गया तो कितना आएगा 0.041/2 - 1, यही हो गया आपका अल्फा। तो अल्फा आपका हो गया 0.041, ये आपका पता चल गया, ठीक है। अगले स्टेप में आपने क्या निकाला, अल्फा, ठीक। अब अल्फा निकल गया है तो अब आपको के ए निकालना है। सिर्फ अल्फा तक आपको नहीं निकालना है क्वेश्चन में, आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बोल दिया के ए, यानी कि क्या है ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब के ए का फॉर्मूला क्या होता है, C α²/1 - अल्फा। ये फॉर्मूला को एकदम याद रखना है, क्योंकि आपको ये 11 में डिराइव करना था। और C यहाँ क्या है, मोलैलिटी, इसलिए मैंने मोलैलिटी को निकाला था अलग से, ठीक है। चलिए तो KaC आपका मोलैलिटी है, C मतलब कंसंट्रेशन होता है, और कंसंट्रेशन यहाँ किसके बराबर है, मोलैलिटी। तो 0.0106 इंटू अल्फा का स्क्वायर यानी कि 0.041 का होल स्क्वायर बाई 1 - 0.041। देखिए कैलकुलेशन बहुत लंबा है, ठीक है, इसे आप खुद से कर सकते हैं, कीजिएगा, टाइम लगेगा मुझे पता है, लेकिन इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1.78 इंटू 10⁻⁵ आंसर। ये इसका Ka हो गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऐसे निकलेगा। तो I पता चल गया आपको, क्वेश्चन में दो चीज़ निकालना था आपको, I और डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो I है इसका 1.041 और K है इसका 1.78 इंटू 10⁻⁵। ये हो गया NCERT का लास्ट क्वेश्चन, मतलब एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन, और मेरे हिसाब से NCERT का सबसे लेंदी और टफ क्वेश्चन अगर कहा जाए तो टफ है। फिर भी मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, आपको प्लीज़ बनाना है, और जो भी है लास्ट ही न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो चलिए इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन चैप्टर खत्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। जहाँ कहीं भी डाउट है, फिर भी अगर आपको कहीं डाउट हो जाता है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी दूँ। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो आप क्वेश्चन वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो होमवर्क दूंगा उसे प्रैक्टिस
प्रैक्टिस कीजिएगा और पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि इसके कुछ MCQ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं वो प्रोवाइड करूं जल्दी से जल्दी, और इससे अगर इसके जो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं उसके क्वेश्चन को भी मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उसका भी वीडियो अपलोड करूं, कि अगर नीट या जेई के का कोई तैयारी कर रहा है स्टूडेंट तो उसके लिए सॉल्यूशन चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं उसका भी क्वेश्चन आपको जल्दी से जल्दी वीडियो उसका भी बनाऊंगा, ठीक है। तब तक इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।